A very good afternoon to each and every one of you. I welcome you all to your physics class by Avanti Learning Center. I am your physics faculty Mohit Mittal, and currently the chapter which we are studying is capacitor, and in that topic which we are going to study today is parts of the dielectric, that is capacitance with dielectric. तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले उसका मैं करवाता हूं आपको क्विक रिवीजन जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। तो पिछली क्लास का क्विक रिवीजन में क्या है बेटा कि हम जो डाइलेक्ट्रिक होता है, बेसिकली डाइलेक्ट्रिक इज अ नॉन कंडक्टिंग मटेरियल, ठीक है ना। और डाइलेक्ट्रिक का यूज क्या होता है? बेसिकली डाइलेक्ट्रिक का यूज होता है आपका कैपेसिटर प्लेट्स को सपोर्ट प्रोवाइड करना और कैपेसिटेंस की वैल्यू इंक्रीज कर देना। और सी का वैल्यू होता है के एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। दैट्स द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस विद डाइलेक्ट्रिक कम आउट टू बी के एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। और के का वैल्यू क्या होता है? 1 से बड़ा होता है, ठीक है ना। एंड इफ वी सी द वैल्यू ऑफ के फॉर वैक्यूम दैट इज इक्वल टू 1 एंड द वैल्यू ऑफ के फॉर कंडक्टर इज बेसिकली इक्वल टू इंफिनिटी। ये हमने रिजल्ट पढ़ लिया था। एंड देन वी डिराइव्ड द रिजल्ट जैसे कि सिग्मा इंड्यूस्ड विल बी इक्वल टू सिग्मा इनटू 1 माइनस ऑफ 1 बाय के। ये हमने वैल्यूज पढ़ी थी और ये छोटा सा डेरिवेशन हमारा डाइलेक्ट्रिक के कैपेसिटेंस का हमने ये कर लिया था, राइट गाइस। एंड देन वी मूव ऑन टू अ पोलराइजेशन कांसेप्ट पढ़ा था हमने कि पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या होता है। तो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक में क्या होता है? जो पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, वो कोइंसाइड कर रहा होता है इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसी इलेक्ट्रिक फील्ड आती है तो वो पोलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज उसका प्लस और माइनस क्या होता है? थोड़ा सेपरेट हो जाते हैं। और सेपरेट होना ही इसको क्या बोलते हैं? पोलराइजेशन प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है ना। और एक इंस्टेंट ऐसा आता है आपका कि जब आपका ये जो पोलर मॉलिक्यूल है ये ब्रेक कर जाता है, दैट इज ब्रेक डाउन हो जाता है यहाँ पर, और चार्जेस आपके लीक कर जाते हैं। दैट वैल्यू ऑन दैट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ये हमने पढ़ा था। अब ब्रेक डाउन वोल्टेज क्या है? वो पर्टिकुलर वोल्टेज जिस पर आपका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ आकर मतलब जो हमारा मॉलिक्यूल है वो माइनस प्लस अलग अलग लीक कर जा रहे हैं, चार्ज लीक कर जा रहे हैं, ठीक है ना गाइस। और उस पर हमने एक सवाल कर लिया था सॉल्व, राइट गाइस। तो चलिए अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन करते हैं, टॉपिक शुरू करते हैं अपना। तो टॉपिक विच वी हैव टू स्टडी नाउ कि कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर पार्शियली फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक। अगर कोई कैपेसिटर को हम पार्शियली फिल कर रहे हैं डाइलेक्ट्रिक के साथ तो उसका कैपेसिटेंस का वैल्यू कैसे निकालेंगे वो हमको निकालना है। तो देखो यार यहाँ पर क्या है, हमारे पास ये हेडिंग है और यहाँ पर क्या लगा हुआ है बेटा? हमारे पास एक कैपेसिटर बना हुआ है। टोटल डिस्टेंस कितना बोल दिया बेटा? ये डी बोल दिया। और थिकनेस कितना बोल दिया बेटा हमको? ये मान लीजिए आपका टी बोल दिया। कितना बोल दिया बेटा? टी बोल दिया। तो हमने क्या किया, यहाँ पर हमें सी ए बी निकालना है, कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट निकालना है ए बी से। और यहाँ पर क्या है बेटा? यहाँ पर जो ब्लैक पार्ट है दैट इज अ वैक्यूम। तो ये बोला गया डिस्टेंस आपको मान लीजिए एक्स, या आप ड्रॉ कर लें साथ साथ फटाफट से। मान लो डिस्टेंस कितना है आपका? एक्स है। और यहां पर कितना डिस्टेंस है बेटा आपका? d माइनस टी माइनस एक्स। कितना डिस्टेंस हो गया बेटा ये मेरा? d माइनस टी माइनस एक्स मेरा मान लीजिए आपका डिस्टेंस हो गया, ठीक है ना। अब मुझे क्या निकालना है? C इक्विवेलेंट निकालना है। व्हाट आई हैव टू फाइंड बेटा? आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ C इक्विवेलेंट ओवर हियर। तो C इक्विवेलेंट कैसे निकाला जाए पहले देखते हैं। पहली बात मुझे समझ में आता है कि यहाँ पर क्या होगा बेटा आपका, इफ यू सी वेरी वेरी केयरफुली कि यहाँ पर आपके चार्जेस इंड्यूस होंगे, ठीक है ना। यहाँ पर चार्जेस इंड्यूस होंगे। देखो यहाँ पर कितना चार्ज आएगा? प्लस 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 सिग्मा आएगा। तो यहाँ पर कितना चार्ज आ गया? प्लस सिग्मा आ गया मान लीजिए। और यहाँ पर कौन चार्ज आएगा बेटा? इस तरह की प्लेट पर सिग्मा आएगा, माइनस सिग्मा, है ना। और अगर तुम देखोगे यहाँ पर जो चार्जेस आएंगे ओवर हेयर वो कितना होगा बेटा? यहाँ पर सिग्मा आई इंड्यूस चार्ज होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर कितना होगा? माइनस सिग्मा आई। और इधर की तरफ कितना आएगा बेटा? पॉजिटिव चार्ज आएगा इंड्यूस की वजह से जो होंगे वो दैट इज योर विल बी इक्वल टू सिग्मा आई। क्या हमने कुछ ऐसी चीजें कल पढ़ी थी? और यहाँ पर बेटा के बराबर आपको दे रखा है। अगर तुम देखोगे यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस रीजन में दैट विल बी और इक्वल टू बेटा क्या? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो कितना होगा बेटा मेरा? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होगा। और यहाँ पर भी कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होगा, क्योंकि वैक्यूम है। बट डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी बेटा? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट के। क्या अपन ने देखा था बेटा? डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट के, है ना भाई। तो मतलब क्या? इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट है, इस रीजन में डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस रीजन में इसके कंपैरेटिव डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो क्या यहाँ पर पोटेंशियल क्या रहे होंगे बेटा? अलग अलग या सेम सेम? सोच के बताओ, क्या इन रीजन्स में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहे होंगे, अलग रहे होंगे? तो ये पोटेंशियल डिफरेंस होगा मान लीजिए V1, ये हो गया वो V2, और इधर क्या हो जाएगा बेटा? V3। पोटेंशियल डिफरेंसेस हमारे पास आ गए।
तो हम यहाँ पर C इक्विवेलेंट अगर लिखना चाहेंगे तो C इक्विवेलेंट कैसे लिखेंगे बेटा? क्या टोटल चार्ज, मतलब चार्ज ऑन द पॉजिटिव प्लेट पर यूनिट पोटेंशियल, और पोटेंशियल कितना होगा? V के बराबर। पोटेंशियल कितना होगा बेटा? V के बराबर होगा मेरा, राइट गाइस। और अब मुझे क्या लिखना है यहाँ पर? ये वैल्यू लिखना है। तो कैसे लिख सकता हूं मैं वैल्यू? क्या Q डिवाइड में आपका V1 प्लस V2 प्लस V3, क्योंकि मुझको तो V1 V2 V3 ऐड करके टोटल V मिल जाएगा इसके अक्रॉस, है ना गाइस। पोटेंशियल जो होगा वो बट गया आपका बेसिकली। तो अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पर C इक्विवेलेंट लिखने का तरीका, बेटा चार्ज ऑन प्लेट कितना होगा? भाई कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव प्लेट वाला चार्ज होता है, याद रखो। चार्ज कितना है? सिग्मा, मतलब चार्ज डेंसिटी सिग्मा। और प्लेट का एरिया कितना है बेटा? A। तो यहाँ पर सिग्मा इंटू ए तो चार्ज हो गया। अब बेटा V1 की वैल्यू कितनी होगी? V1 की वैल्यू क्या E1 इंटू डी या फिर E1 इंटू एक्स प्लस E2 इंटू कितना हो गया? टी। या फिर ऐसे छोड़ो, बिल्कुल जनरल लिख देता हूं मैं आपके लिए, जनरल लिख देता हूं E1 D1 प्लस E2 D2 प्लस E3 D3। अब वैल्यू पुट करवा देता हूं, कोई बात नहीं, अब वैल्यू पुट कर देते हैं अपन इसमें, ठीक है ना। तो यार इसमें चार्ज कितना हो गया? सिग्मा इंटू ए तो हो गया। और अगर E1 की वैल्यू देखोगे तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और डिस्टेंस कितना है? ये x। तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स प्लस, यहां वैल्यू कितना आ रहा है बेटा? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू के तो हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, और टी क्या हो गया बेटा? इसकी डिस्टेंस डी, है ना। तो यहां पर कितना हो गया? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू टी प्लस, क्या अगला E3 होगा? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और वो डिस्टेंस कितना है? डी माइनस टी माइनस एक्स, है ना गाइस। डी माइनस टी माइनस एक्स, ये वैल्यू मेरे क्या होगी बेटा? आपकी C इक्विवेलेंट की यहां से मेरे पास आ जाएगी। अब व्हाट आई हैव टू डू? आई हैव टू जस्ट सॉल्व इट। मुझे तो बस यहां पर क्या करना है? सॉल्व करना है थोड़ा सा। तो सिग्मा बाय सिग्मा इंटू ए तो आपको दिख गया होगा। अब यहां पर ना कुछ टर्म्स आप कॉमन निकाल पा रहे होंगे, देखो ध्यान से। क्या सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट एक्स एज इट इज लिखा जा सकता है प्लस सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट के इंटू टी प्लस सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू डी माइनस सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू टी माइनस सिग्मा एक्स बाय एप्सिलॉन नॉट। हाँ भाई, ये वैल्यू आई नहीं आई? तो बेटा क्या ये यहां से यहां कट जाएगा? बोलो भाई। और इसको अगर मैं फर्दर सॉल्व करूं तो क्या सिग्मा से सिग्मा कटता हुआ दिख रहा है आप लोगों को और जगह से? इनफैक्ट क्या आपको सिग्मा से सिग्मा कटता हुआ दिख रहा है? देखेंगे जरा, ये सिग्मा इस सिग्मा को काटेगा, ये सिग्मा कटेगा, ये भी सिग्मा कटेगा। तो बेसिकली वैल्यू बच कितना गया आपके पास? ऊपर तो आ गया बेटा ए, ऊपर तो आ गया आपके पास ए, और नीचे कितना बच गया बेटा? टी बाय एप्सिलॉन नॉट के माइनस टी बाय एप्सिलॉन नॉट प्लस डी बाय एप्सिलॉन नॉट। बोलो भाई। और अगर तुम देखो तो यहां से भी मैं उठा के एप्सिलॉन नॉट को ऊपर फेंक सकता हूं। क्या यहां से उठा के मैं एप्सिलॉन नॉट को ऊपर फेंक सकता हूं? तो आओ उसको भी स्टेप कर देते हैं अपन एक फटाफट से। तो वैल्यू कितनी बन जाएगी यहां से? एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड में देखो कितना बन गया? क्या डी माइनस टी प्लस टी बाई के। अरे बोलो। तो यही मेरा फाइनली आंसर है, बस यही छोड़ देना C इक्विवेलेंट लिख के। कितना हो गया बेटा? एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, डी माइनस टी प्लस में टी बाई के, प्लस में टी बाई के, और ये मेरा आ गया बेटा रिजल्ट। A formula which you have to remember. A formula which you have to remember guys. ये फॉर्मूला को याद रखना है आपको। अब देखो क्या इसमें ये x नामक कोई भी वेरिएबल आया? x आया यहां पर फॉर्मूले में? नहीं आया। मतलब क्या? ये डाइलेक्ट्रिक कहां पर प्रेजेंट होगा उस पर कुछ फर्क पड़ता है? नहीं सर, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। डाइलेक्ट्रिक कहां प्रेजेंट है उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, याद रखेंगे।
तो बेसिकली सी इक्विवेलेंट इज बेसिकली इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड में डी माइनस टी प्लस टी बाई के प्लस टी बाई के। इट इज माई फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला अपने को याद रखना है, और इसका डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है स्कूल सीबीएसई पॉइंट से। सीबीएसई पॉइंट में इसका डेरिवेशन और प्लस अपने लिए नीट पॉइंट से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट इंपॉर्टेंट है नीट पॉइंट से। यस अब ये किस पर डिपेंड करता है? थिकनेस पर डिपेंड करता है बिल्कुल, कि डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस कितनी होगी। इट डिपेंड्स ऑन डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस कितनी होगी। और ये जो ध्यान रखना, इनको मतलब नहीं है कि बाहर कितना कितना वैल्यू पड़ा है, ठीक है भाई। बोलो लिख लीजिएगा, और लिख लें तो मुझे बता दीजिए यस बटन प्रेस करके कि हाँ सर आगे मूव कर सकते नहीं मूव कर सकते। तो d माइनस टी प्लस टी बाई के। अच्छा व्हाट इज d माइनस टी? ये इस पूरे में से d से t माइनस कर दोगे, अगर समझो यहां पर पूरे d में से t माइनस कर दो, तो क्या ये पूरा खाली वाला एरिया, वैक्यूम वाला एरिया, d माइनस टी क्या वैक्यूम वाला एरिया, और टी बाई के कौन सा है? डाइलेक्ट्रिक वाला। कौन सा है भाई? डाई इलेक्ट्रिक वाला। ये चीज क्लियर हो गई? हाँ जी। तो आओ एक क्वेश्चन करते हैं, बेटा। लेट अस डू वन क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है अपने को? क्वेश्चन में गिवन है कि भैया आपके पास एक कैपेसिटर प्लेट है और बीच में दो डाइलेक्ट्रिक्स हैं। एक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 थिकनेस T1, एक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 और थिकनेस K2, और टोटल इनके बीच की डिस्टेंस है D। हमको बताना है कैपेसिटेंस का वैल्यू कितना होगा, CAB। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ CAB। में क्या निकालना है बच्चों? CAB निकालना है। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ CAB। तो हाउ वी विल फाइंड इट? करने का तरीका क्या है? मिस्टर मैं बताऊंगा करने का तरीका क्या है, तुम अगले क्वेश्चन करना, बिल्कुल बेशक करना, मजेदार करना, बट अभी करने का तरीका क्या है प्लीज समझो, मैं समझा रहा हूं, ठीक है ना गाइस। आपको मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया सी इक्विवेलेंट का। क्या लिखवाया बेटा? एप्सिलॉन नॉट इंटू ए डिवाइड में डी माइनस टी प्लस में टी बाई के। अगर तुम ध्यान से देखो, इन दोनों को अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो पूरा एक डाइलेक्ट्रिक बन जाएगा। देखना ध्यान से, अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन कर दूं तो क्या पूरा डाइलेक्ट्रिक बन गया क्या? और ये दोनों की थिकनेस कितनी बन जाएगी टोटल? T1 प्लस T2। ये चीज समझ में आ रही नहीं आ रही? तो मतलब हम क्या करते हैं यहां पर, सी हम करते क्या है यहां पर देखो, व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू ओवर हियर। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो ही गया है, कोई बात नहीं, अब सही है ना। ये फॉर्मूले का थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेता है जनरल टर्म्स में। तो जनरल टर्म से मॉडिफाई करेंगे तो डी माइनस सिग्मा टी आई प्लस सिग्मा टी आई बाई के आई। सर आई इक्वल्स टू 1 से लेकर एन, एंड आई इक्वल्स टू 1 से लेकर एन। कंफ्यूज नहीं होना फॉर्मूले से, क्योंकि एप्लीकेशन बहुत सिंपल है। देखो कैसे, जब सी इक्वल लिखा जाएगा तो आप लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट इनटू ए, और डिवाइड में लिख देंगे बेटा सबसे पहले तो दूरी मेन प्लेट्स के बीच में डी, और माइनस में T1 प्लस T2, क्योंकि दो ही है यहां पर डाइलेक्ट्रिक, T1 प्लस T2, और प्लस T1 बाय K1 प्लस T2 बाय K2। ये आप फॉर्मूला लिख देंगे डायरेक्टली। समझे नहीं समझे? ये फॉर्मूला याद रखो, जनरल टर्म्स में कितनी भी लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और सीधा सीधा आपका आंसर आ जाएगा विद इन वन स्टेप। विद इन वन स्टेप यू कैन फाइंड द आंसर। विद इन वन स्टेप यू कैन फाइंड द आंसर, अगर आप जनरल टर्म्स याद कर लें तो बेटा इट इज अ जनरल टर्म, it is a general term and you can get the answer instantly if you can
लर्न दिस जनरल फॉर्मूला। कैसे सर? टी आई कितने कैपेसिटर, कितने डायलेक्ट्रिक, सॉरी 1 2, तो T1 प्लस T2, और अगली टर्म में क्या लिखेंगे? T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2 प्लस, और आगे बढ़ते रहे। इट इज द बेस्ट मेथड टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। एक बेस्ट मेथड है आपके सामने क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक है गाइस? बोलो जी बोलो। कोई इश्यू है तो मुझे बता सकते हैं आप। इफ यू एनी प्रॉब्लम यू कैन टेल मी। देखो वन लाइन सोल्यूशन है, वन लाइन सोल्यूशन, सीधे सीधे अगर ये फॉर्मूला याद हो जाए तो एकदम झटके में तो आंसर लिखोगे, आगे बढ़ जाओगे। तो ये तो हमें अच्छा लगता ही है ना भाई? तो अपने पास वन लाइन में क्या आ गया? इसका आंसर आ गया। ठीक है भाई, चलो आगे चला, आगे चलेंगे बेटा। बोलो भाई। अरे बेटा दो से ज्यादा अगर होते तो चलो, बच्चे ने पूछ लिया है तो मैं आपको एक सवाल करवा देता हूं कि सर अगर दो से ज्यादा होते तो कैसे निकाले, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, तो आ जा बेटा। परेशान क्यों होता है? मेरे होते हुए किसी को परेशान लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं ही तुम्हें इतना परेशान रखता हूँ ना। हाँ सर ये तो आप सही कह रहे हैं। लो जी बताओ कितने लगाऊं? लो K3 आ गया ये कितना हो गया भाई? K3, और ये कितना हो गया? T3, और ये पूरा डाइलेक्ट्रिक ही है। ठीक है ना भाई? देखो ये डाइलेक्ट्रिक ही है। अब बताओ कितने वैल्यू होगी? अब कैसे लिखोगे? तुम लिख के बताओ भाई, कैसे लिखोगे वैल्यू? चलो भाई आंसर मत लिख लो, कॉपी में लिखना, यहां मत लिखना, स्क्रीन पे मत लिखो, कॉपी में आंसर लिखो सीधे। सब लोग सीधे अपनी कॉपी में आंसर लिखो। इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा? कॉमन सेंस लगाना है बस, कॉमन सेंस लगाना, आंसर आ गया होगा, लिख लिया होगा तुमने। कैसे लिखा? CAB क्या एप्सिलॉन नॉट इनटू ए, एरिया प्लेट का ए ही है, ठीक है ना? कितना होगा बेटा आगे देखो? क्या यहां पर डी माइनस में T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2 प्लस T3 बाय K3। आंसर खत्म कहानी, हो गया जी खत्म। अब इससे ज्यादा क्या करना है? इसमें कुछ नहीं करना। अब ज्यादा क्वेश्चन करने तो बेवकूफी है अगर ये इसके भी नहीं समझ में आएगा, है ना? तो यहीं पर छोड़ देंगे इसको अब। तो वी विल लीव इट ओवर हियर ओनली। तो बस हो गया आंसर। देखो कितना आसान हो गया। क्यों जिंदगी हार्ड बनाना चाहते हैं अपन, है ना? हम क्यों अपनी जिंदगी इतनी हार्ड बनाए कि अगर हमारे पास जब ऑप्शन है सीधे सीधे लिखने के। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट हेडिंग। नेक्स्ट हेडिंग यहीं पर लिख लो। इफ मीडियम इज फुली प्रेजेंट बिटवीन स्पेस। बेटा देख जरा, अगर तेरा मीडियम फुली प्रेजेंट होगा बिटवीन प्लेस, अगर तेरा मीडियम फुली प्लेस होगा बिटवीन स्पेस, स्पेस मतलब प्लेट्स के बीच में, प्लेट्स के बीच में पूरा का पूरा मीडियम आ रहा है। अरे भाई प्रीवियस स्लाइड में क्या है ऐसा बेटा? कुछ नहीं है प्रीवियस स्लाइड में। लो प्रीवियस स्लाइड देखो जल्दी से। ठीक है जल्दी जल्दी लिखा करो। हो गया सिमरन? चलो भाई अब देखो, देखो यहां पर क्या हो गया। मैंने बोला ये पूरा का पूरा डायरेक्ट घुसा रहे हैं यहां पर, एक पूरा का पूरा क्या घुसा दिया हमने? यहाँ पर डायलेक्ट्रिक घुसा दिया, देख पा रहे हो? तो फुली एक हमने यहाँ पर डायलेक्ट्रिक अपना इंसर्ट कर दिया। चलो सर, तो ऐसे में ये थिकनेस हीट क्या T इक्वल्स टू डी के बराबर हो गया। तो मुझे बताओ इसका कैपेसिटेंस कितना होगा, सी इक्विवेलेंट कितना होगा? जल्दी बोलो इसका कैपेसिटेंस कितना होगा? क्या एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड में डी माइनस टी, राइट गाइस? और प्लस प्लस कितना बेटा? क्या टी बाई के, इसमें वैल्यू पुट करूंगा तो एप्सिलॉन नॉट ए क्या डी माइनस डी प्लस डी बाई के। तो बेसिकली वैल्यू कितनी होगी? एप्सिलॉन नॉट ए के बाई डी। क्या बेटा वही फॉर्मूला आ गया जो कल पढ़ा था? क्या बेटा ये फॉर्मूला जो हमने कल पढ़ा था वही आ गया? एप्सिलॉन नॉट ए के बाई डी। सोच के बताओ भाई।
तो क्या फॉर्मूला बिल्कुल सही चल रहा है अपना, है ना भाई? ये फॉर्मूला क्या चल रहा है अपना, एकदम बेहतरीन चल रहा है, कोई इशू नहीं है सर। ठीक है जी। तो अगर टी को डी हो जाए तो आपका ये कंडीशन बन जाएगी। अगर कोई भी दिक्कत चलती है ना मन में, आप अपने सवाल मुझसे पूछ सकते हैं किसी भी टाइम पे। ठीक है गाइस, चलो जी। तो अब हम आगे मूव करते हैं, इससे आगे चलते हैं। ठीक है, अब अगली देखो, इसमें कंडीशन करवा रहा हूं, केसेस करवा रहा हूं मैं तुम्हें। मैं क्या करवा रहा हूं तुम्हें, केसेस करवा रहा हूं। ठीक है गाइस, तो केसेस देखो क्या अगला, केस देखो भाई अगला क्या है, लिखो केस क्या है। इफ लिखो भाई, इफ कैपेसिटर if capacitor is partially filled, if capacitor is partially filled by a conducting slab of thickness d, of thickness d, in fact t लिखो, t, ठीक है ना, लेस देन डी, तो क्या होगा, तो क्या होगा आप देखेंगे, तब क्या होगा तो देखते हैं। ठीक है गाइस, तो इस केस में कैसे करेंगे हम सॉल्व, लेट अस सी। तो फॉर दिस केस सबसे पहले क्या बनाएंगे, कैपेसिटर बना लेते हैं। तो ऐसे केस में जरा आप ट्राई करो एक बार, अपने आप से ट्राई करो बेटा, निकालने का ट्राई करो। क्वेश्चन है ये आए हुए छोटे छोटे जो मैं आपको करवा रहा हूं, ट्राई करें सब लोग। तो याद करना, कंडक्टिंग स्लैब है, याद रखना कंडक्टिंग स्लैब दिया है। इतना फिगर बना दूं तुम्हारे लिए, ट्राई टू सॉल्व। आया आंसर? मुझे बताओ, कंडक्टिंग स्लैब अगर होगा तो कंडक्टिंग स्लैब का के कितना होगा, कंडक्टिंग स्लैब का के की वैल्यू कितनी होगी बेटा, इन्फिनिटी हो गई। तो ऐसे ही सी इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना बन जाएगा भाई, यहां पर तुम सीधे सीधे फॉर्म में वैल्यू पुट कर दो, कितना बेटा, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड में डी माइनस टी प्लस टी बाय के, और 1/k कितना हो जाएगा, 0, दैट इज 1/k कितना हो गया, 0। तो वैल्यू कितना बन जाएगा बेटा, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड में डी माइनस टी, और ये मेरा आंसर है। और बेटा ये ना नीट का ही सवाल है, दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम नीट ओनली, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम नीट ओनली, तो ध्यान रखना। C equivalent equals to epsilon not A by D minus T। ठीक है गाइस, चलो, मुझे लगता है आपने लिख लिया होगा, ये बहुत सिंपल सी चीज है, कोई हार्ड नहीं है। ये सुनो, क्या दर्द हो रहा है क्या आप लोगों को, कंडक्टिंग स्लैब दे रखा है तो उसको याद रखो के इन्फिनिटी होता है। ठीक है भाई, तो लेट्स मूव नाउ, तो आगे चलते हैं। आ जाओ भाई, थोड़ी सी स्पीड बढ़ाई है हल्की सी। अच्छा, मैंने एक चीज नोटिस करी है कि जब भी आप बच्चा पार्टी, मेरी पहली क्लास होती है तो सब बच्चे आते हैं, और जब भी मेरी सेकंड क्लास होती है तो 20 से 25 बच्चे गायब हो जाते हैं, ऐसा क्यों? मैंने नोटिस किया है। चलो, डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, अगला क्या है बेटा, डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। मतलब देखो यहां पर डायलेक्ट्रिक लगा दी है, ठीक है ना, डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर विद डायलेक्ट्रिक डाल दो, हेडिंग में डाल दो कैपेसिटर विद डायलेक्ट्रिक, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ डायलेक्ट्रिक ही डाल दो, ज्यादा अच्छी हेडिंग आएगी वो। हेडिंग चेंज करके डायलेक्ट्रिक डाल दो प्लीज।
ठीक है ना, डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स। यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक कैसे लगाए गए हैं, देखो यहाँ पर इफ यू सी, यहाँ पर एक K1 का डाइलेक्ट्रिक लिया है, यहाँ पर K2 का लिया है, यहाँ पर एक K3 का डाइलेक्ट्रिक लिया है। ठीक है, एक K1 डाइलेक्ट्रिक, K2 डाइलेक्ट्रिक, K3 का डाइलेक्ट्रिक आप यहाँ पर लिया हो। आपको निकालना है सी इक्विवेलेंट ए बी, सी ए बी निकालना है यहाँ पर। तो देखो सी ए बी निकालने का तरीका क्या होगा, ध्यान से देखना, मैं आपको बेस्ट तरीका बताऊंगा और उससे आंसर कभी भी गलत नहीं आएगा आपका। ठीक है गाइस, क्या आप जानना चाहेंगे तरीका क्या क्या है बेटा वो? आओ ना प्यारे बच्चों, तो आओ देखें। चलिए सर, हम क्या बात कर रहे हैं आपके सामने कि आपके सामने 3 डाइलेक्ट्रिक हैं, K1 K2 K3। आप ये समझो कि अगर यहां से कोई चार्ज आएगा Q, यहां से कोई चार्ज आएगा Q, क्या वो उस पूरी प्लेट पर स्प्रेड होगा? क्या वो इस पूरी प्लेट पर स्प्रेड होगा? और कॉमन सेंस सोचो, क्या वो एक तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो जाएगी या फिर जो Q जाएगा, क्या वो हर जगह सेम जाएगा? जितना चार्ज इसमें गया इतना चार्ज उसमें गया, इतना चार्ज इसमें गया, फाइनल निकल गया। सोचो जरा ऐसा कुछ, अगर करंट जाता, ऐसा समझो करंट जाता तो इतना इधर जाता, इतना इधर जाता, इतना इधर जाता और फिर बाहर निकल जाता। तो बेसिकली ये क्या 3 कैपेसिटर है अलग अलग के? क्या ये 3 कैपेसिटर है अलग अलग के? 1 2 3। और कैसे कनेक्टेड है? और कैसे कनेक्टेड है जरा सोचो, कैसे कनेक्टेड है बेटा? थिंक। सीरीज। कैसे कनेक्टेड है बेटा? सीरीज। मतलब कि यहां पर देख ले, एक हिंट है तेरे पास, अब याद करना है इसको ऐसे ही। एक हिंट है कि डिस्टेंस इज डिवाइडेड, डिस्टेंस इज डिवाइडेड, एरिया इज सेम। डिस्टेंस इज डिवाइडेड, एरिया इज सेम, तो हम बोलेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। कौन सा कॉम्बिनेशन बेटा? सीरीज कॉम्बिनेशन। तो हम बोलेंगे बेटा इसको सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है ना। और सीरीज कॉम्बिनेशन में हम सी इक्विवेलेंट अगर लिखेंगे तो बेटा ये कैसे लिखा जाएगा? 1 by C equivalent will be written as 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3। तो हमने बोला इसका इक्विवेलेंट C1 है, इसके लिए C2 और इसके लिए C3। ठीक है भाई। अरे पैरेलल कहां दिख गया? प्रगति में बोल भी रहा हूं सीरीज है, फिर भी तुम पैरेलल लिख रही हो लड़की। सीरीज नेटवर्क में ये होता है फॉर्मूला, कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस यही तो फॉर्मूला होगा, सही तो लिखा है बेटा। 1 by C equivalent equals to 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3। ठीक है, कुछ गलत बोला क्या मैंने? करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, सही तो लिखा है यार। खो गए हो कहीं, चलो कोई बात नहीं। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं बेटा, ये सारे कैपेसिटेंसेस सीरीज में कनेक्टेड है। आई एम सॉरी अगर मैं पैरेलल बोल दिया हो तो, अगर मैंने पैरेलल बोल दिया तो गलत बोल दिया है, दैट्स माय मिस्टेक, ह्यूमन मिस्टेक है, ग्रॉस एरर है। तो यहां पर देखो C1 C2 C3 दोनों ही सीरीज में है, और सीरीज का रिजल्ट कितना होगा? 1 by C equivalent equals to 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3। अब मुझे बता दो C1 की वैल्यू कैसे निकाली जाए? खाली C1 की वैल्यू कैसे निकलूंगा बेटा? क्या एप्सिलॉन नॉट A K है ना, एप्सिलॉन नॉट A K1 बाय, अब ये D कितना हो गया बेटा? मान लो दे रखा है D by 3। C2 कितना लिख सकता हूं? क्या एप्सिलॉन नॉट A K2 बाय D by 3। क्या C3 कितना होगा बेटा? एप्सिलॉन नॉट A K3 बाय D by 3। यस और नो? और क्या यहां से मैं अपना C इक्विवेलेंट निकाल पाऊंगा? फ्रॉम एयर कैन आई फाइंड द वैल्यू ऑफ C इक्विवेलेंट नाउ? अब तो निकालना बहुत आसान काम हो गया सर, क्या लगता है? निकालना आसान काम है, हार्ड काम है? अब तो आसान हो गया होगा। तो नाउ पुट इन द वैल्यू, तो 1 by C1 कितना होगा? 1 by C1, तो दैट इज D डिवाइड में 3 एप्सिलॉन नॉट A K1 प्लस D डिवाइड में 3 एप्सिलॉन नॉट A K2 प्लस D डिवाइड में 3 एप्सिलॉन नॉट A K3। राइट गाइस, तो ये वैल्यू कितनी होगी? D बाय 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू A, और ये कितना हो गया? 1 by K1 प्लस 1 by K2 प्लस 1 by K3। अब इसे याद नहीं करना, बस ऐसे ही छोड़ देना है इसको, 1 by C इक्विवेलेंट है ना। तो C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा यहां पर?
क्या 3 ε0 a/d, और तुम एलसीएम एलसीएम लेना जानते हो क्या? तो k1 k2 k3 डिवाइड में k1 k2 प्लस k1 k3 प्लस k2 k3। अब लोग बिखर जाएंगे, अब लोग बिखर जाएंगे, कहेंगे सर लास्ट स्टेप कैसे कर दिया आपने? बेटा मैथमेटिक्स लगाई है मैंने थोड़ी सी, वो तुम भी लगाओ, इसको सॉल्व करो और फिर सीक्वेंस लिखना, ठीक है? और इसको याद ना करना, तो मैं तो यहीं छोड़ सकता था, बस मैंने तुम्हारे लिए आगे सॉल्व कर दिया है, आ गया। तो इसके बाद तो यहां से सॉल्व ही करना है तुम्हें, इसके बाद तुमको यहां से सॉल्व ही करना है, ठीक है ना? तो बस इसके बाद तो आपको तुम्हें सॉल्व करके लिख देना है, बात खत्म। तो आसान हो गया? अरे बोलो, आसान हुआ नहीं हुआ? ठीक है, इसे लिख लो जल्दी से और मुझे बता दो तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा, क्योंकि स्पीड बहुत ढीली हो गई है, धीरे हो गए हम, वी हैव टू मूव फास्ट। चलो लिख लिया है, बहुत बढ़िया। आगे अब देखो एक सवाल और ऐसे ही क्वेश्चन अपने पास। अब यहां पर देखो डायरेक्टली ऊपर एक k1 है, नीचे k2 है, नीचे k3 है, ऐसे ऐसे लगा रखे हैं, और अब मुझे वही निकालना है CAB। नाउ ऑल्सो आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ CAB। और अब ये एरिया कितना हो गया, मान लो a/3, दिस एरिया इज बेसिकली इक्वल टू a/3, और ये भी एरिया कितना हो गया बेटा मेरा, a/3 के बराबर हो गया। तो जब सोच के बताओ यहां पर क्या चीज डिस्ट्रीब्यूट हो गई, डिस्टेंस तो सेम रहा, बट बेटा एरिया का क्या हुआ, वो हो गया बेटा आपका डिवाइड, एरिया डिवाइड हो गया है, डिस्टेंस क्या रहा है हमारा बेटा, सेम रहा है। एरिया डिवाइड हो गया और डिस्टेंस क्या रहा है बेटा हमारा, सेम रहा है, ठीक है भाई? अब मुझे बता रहे हैं यहां पर वैल्यू कितना होगा। नाउ आई हैव टू फाइंड द वैल्यू। बेटा कैसे निकाले, अगर मैं बताऊं यहां से चार्ज क्यों चलेगा, तो बेटा क्या वो 3 पार्ट में बढ़ जाएगा, कायदे से देखो, एक इसमें जाएगा अलग, इसमें जाएगा अलग, इसमें जाएगा अलग, बट इन तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल क्या आएगा, सेम। तो ये तीनों ही क्या है बेटा, ये तीनों ही क्या है बेटा, पैरेलल। तो कॉम्बिनेशन कौन सा होता है मेरा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। जब भी ऐसा हो तो पैरेलल कॉम्बिनेशन आएगा, और पैरेलल कॉम्बिनेशन हमने लिखा इसको C1, इसको लिखा C2, इसको लिखा बेटा C3। तो C इक्विवेलेंट कितना बन जाएगा हमारा, C1 प्लस C2 प्लस C3। फटाफट से लिख के खत्म करके आगे बढ़ते हैं। तो आइए इसको फटाफट से लिख के आगे बढ़े, है ना बच्चों भाई? तो बहुत खतरनाक चीज चल रही है, पता नहीं क्या ही हो रहा है। एप्सिलॉन a/3 k1/d प्लस एप्सिलॉन a/3, या सीक्वेंस लिख रहा हूं मैं सीधे ही, अब a/3 k2/d प्लस एप्सिलॉन a/3 k3/d। तो यार वैल्यू कितना हो गया, एप्सिलॉन नॉट a/3d, और यहां पर k1 प्लस k2 प्लस k3, यहां ये वैल्यू आ गई है। फॉर्मूला याद मत करना, क्योंकि जरूरी नहीं है a/3 हमेशा सेम हो सकता है a1 a2 a3 डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो फॉर्मूला को याद ना करे, पहले बता दूं, ये तो मैंने पर्टिकुलर केस के लिए लिखवा दिया, ठीक है गाइस? ये मैंने पर्टिकुलर केस के लिए लिखवा दिया है इसके लिए, अदरवाइज आपको पता है ये a1 a2 a3 रहेंगे, ठीक है जी? तो बहुत इजी से सवाल आते हैं यहां पर, ज्यादा हार्ड नहीं आते, मजा आएगा तुम्हें करने में। चलिए मुझे लगता है लिख लिया होगा, बहुत आसान सा ही है। ध्यान रखना यहां पर खाली कि एरिया की वैल्यू जरूर नहीं हमेशा सेम हो, तो इट इज नॉट ए स्टैंडर्ड फॉर्मूला, दीज आर नॉट स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज। तो पहले C1 लिखो, C2 लिखो, C3 लिखो, और फिर पैरेलल वाला फॉर्मूला लगा के ऐड कर दो।
तो ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, मैं डायरेक्टली लिख के बढ़ गया आगे। ठीक है गाइस, इतना तो चलता है यार, इतना तो कर सकते हैं, है ना। अब एक करते हैं थोड़ा अच्छा सवाल। क्या कुछ अच्छे सवाल भी कर लें एक? तो यहां पर देखो, एक अच्छा सवाल है आपके पास, और हमसे क्या पूछा गया है, दिस इज ए एंड दिस इज बी। ए भी दे दिया हमको, और यहां लिख लो क्या क्या दे रखा है बेटा। प्लेट दे दी बेटा ए का। प्लेट कितना है सोचो, टोटल प्लेट का एरिया, या चलो मैं आपको तुम्हें अलग अलग बता देता हूं सब कुछ। यहां पर कर दो A1, यहां पर कर दो A2, यहां पर कर दो ये डिस्टेंस को D1, और यहां पर कर दो डिस्टेंस को D2। ठीक है, तो यार इसको कैसे करना जरा समझ लेना। अभी मैं समझाऊंगा, करना नहीं है, किसी को भी दिमाग नहीं लगाना अपना, जो समझाऊंगा वैसी वैसी याद करना। अब मुझे जरा सोच के बताओ, यहां पर पहले चार्ज आएगा तो कितने पार्ट में डिवाइड होगा? यहां पर चार्ज आएगा तो कितने पार्ट में डिवाइड होगा, सोचो जरा। दो। क्या ऊपर की एक तरफ और नीचे की एक तरफ? अब मेरा हाथ देखते रहना, ये वाला है नहीं देखना। क्या ये वाला चार्ज मान लो Q1 है, तो ये दोनों का सेम चार्ज होंगे, Q इसमें इसमें सेम जाएगा? अरे बोलो। और नीचे वाला जो चार्ज होगा क्या इन दोनों में सेम होगा? ये दो चार्ज होंगे, दो पार्ट में डिवाइड होंगे, और ये पूरा सेम जाएगा, ये सेम जाएगा, और फिर आके यहां मिल जाएंगे। तो कुछ क्या दिखा, इधर से गया चार्ज इधर आया, इधर से गया चार्ज इधर आया। तो बेटा ये दोनों कैसे दिखे? बेटा ये दोनों कैसे दिखे? ये दोनों कैसे दिखे भाई? क्या ये दोनों K1 K3 वाले सीरीज में, और नीचे वाले भी दोनों सीरीज में, बट ये आपस में पैरेलल। तो क्या कुछ सर्किट तुम्हारे दिमाग में ऐसा बन रहा है? बोलो भाई, क्या सर्किट कुछ दिमाग में ऐसा बन रहा है? अरे बोलो। तो ये वैल्यू कितनी होगी, मान लो C1, ये C3, ये C2, ये C4। आंसर आ जाएगा अब। C1 की वैल्यू कितना लिखूंगा बेटा? C1 का एप्सिलॉन नॉट K1 A1 बाई D1। C2 एप्सिलॉन नॉट K2 D1 बाय A2। ओ सॉरी, उल्टा लिख दिया, माय मिस्टेक। ये D1 नीचे और ये A2 ऊपर। सिमिलरली C3 कितना होगा? एप्सिलॉन नॉट K1 नहीं K3 A1 बाय D2। और C4 कितना होगा? एप्सिलॉन नॉट K4 A2 बाय D कितना है बेटा? D कितना है? 2। ये हमारे पास आंसर आ जाएंगे, यही तरीका करने का। अब मैं तुम्हें कुछ बता दूं, कुछ बुक्स में क्या दे रखा होगा, कुछ बुक्स में आंसर ये दे रखा है, कुछ बुक्स में आंसर ये दे रखा होगा। बट ये करेक्ट आंसर नहीं है, बट दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। ये करेक्ट नहीं है आंसर, यही करेक्ट है, यही करना है तुमको। क्योंकि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यहां पर नहीं होगा, ये तब बनेगा जब चार्ज यहां पर आए दोनों सेम, यहां पर आए दोनों, और फिर यहां पर मिले, फिर आगे डिस्ट्रीब्यूट होगा। ऐसा क्यों होगा भाई? ये कोई कंडक्टिंग प्लेट नहीं है, ये तो डाइलेक्ट्रिक की बाउंड्रीज है। ये तो चार डाइलेक्ट्रिक को, चार डिब्बों को लाके जोड़ा गया, तो सर्फेसिस कांटेक्ट में आ रहे हैं बस। यहां पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा मेटालिक प्लेट पे होता है, और मेटालिक प्लेट ये व्हाइट वाली प्लेट्स हैं। मेटालिक प्लेट ये व्हाइट वाली प्लेट्स हैं, व्हाइट वाली प्लेट्स मेटालिक प्लेट है खाली, जो ये मैं शो कर रहा हूं आपको। ठीक है बच्चे, दीज आर योर मेटालिक प्लेट्स। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा मेटालिक प्लेट्स पर होगा, कायदे से ये सोचो, अंदर नहीं होना। ठीक है भाई, क्या क्लियर रहेगा? तो ये रहा हमारा आंसर। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा आंसर है।
ठीक है, चलें फिर आगे बढ़े। अब एक बच्चा पूछा है सर फिजिक्स पढ़ने का बेस्ट टाइम क्या है। अरे भाई बच्चों, ये अगर सोचोगे ना तो कभी नहीं हो पाएगा। पढ़ाई तो यार जब मन करे तब पढ़ो। बेस्ट टाइम क्या होता है यार? मेरा बच्चा तो मैं कल पढ़ाई ना करूं, तो आप ऐसी बातें कर रहे हो भाई। रियलिटी तो रियलिटी है। क्यों भाई बच्चे? हाँ सर। सॉरी की बात नहीं है भाई, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं जब मन करे तब पढ़ो। कोई बेस्ट टाइम नहीं होता, वो तुम पे डिपेंड करता है। और कोई टाइम टेबल नहीं बना सकता तुम्हारा, क्योंकि मुझे नहीं पता तुम कब क्या पढ़ते हो, कब क्या फील करते हो। तो हाउ कैन आई मेक योर टाइम टेबल ना? अब जो बनाते हैं वो बनाए। कुछ टीचर बना के दे देते हैं, और मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया टाइम टेबल कैसे बना सकता है कोई भी दूसरा बंदा मेरा, जब मुझको मेरे हिसाब से काम करना है। हाँ, गाइड जरूर कर सकते हैं। तो यार ये ना अपने पास क्या दे दिया फिर से, K1, यहां पर K2, यहां पर K3 दे रखे हैं। अब बेटा जो मैं तरीका बता रहा हूं उसको ध्यान रख के बनाना है आपको। जो मैं तरीका बता रहा हूं उसको ध्यान रख के बताना है। मुझे एक चीज सोच के बताओ, इसका हमें इक्विवेलेंट बनाना है। क्या बनाना है बेटा? इक्विवेलेंट। तुम्हें प्रैक्टिस के लिए मॉड्यूल मिल जाएगा, कर लेना। जरा सुनते रहो, अभी समझो। बेटा यहां पर चार्ज आया, तो क्या यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है? बट क्या यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है कभी चार्ज अलग? क्या ये मेटालिक प्लेट है या सरफेस बाउंड्रीज हैं? बोलो भाई। सरफेस बाउंड्री है तो, और यहां पर तो कभी चार्ज अलग होगा नहीं। और ये कंफर्म है मेरे को, K2 और K3 में चार्ज अलग जाएगा सेम जाएगा। ये तो कंफर्म है कि K2 और K3 में चार्ज अलग जाएगा। मतलब क्या इन दोनों के आधे पार्ट किया जाए और फिर आंसर लिखा जाए? सोचो, क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है कि इन दोनों को आधा पार्ट कर दिया जाए इसका, और फिर K1 K2 लिखकर आंसर लिखा जाए? अरे बोलो। इसको करने का तरीका ये बेस्ट तरीका है। दिस इज द बेस्ट तरीका कि K1 K2 को अलग कर दो। इसको क्या कर दो? K1 K2 को अलग कर दो। मैंने पूरा K1 था, ये पूरा सॉरी K2 नहीं, कि पूरा अलग था, इसको भी टुकड़े कर दिया आपने कायदे से। और अब सर्किट बना दो। अब क्या बना दो? सर्किट बना दो। और ये क्या वैल्यू हो जाएगी? आपका आंसर। तो यहां पर मान लो आपके पास एरिया आ गया A1, यहां बेटा एरिया आ गया A2। बेटा यहां आ गया आपके पास ये D1 डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है D2। ठीक है ना? तो उसको मैंने C1 डैश बोला, इसको मैंने C1 डबल डैश बोला। ये C2 बोला है, मैंने C3 बोला। तो यहाँ क्या होगा? C1 डैश, यहाँ होगा बेटा C1 डबल डैश। जैसे बोल रहा हूं वैसे करोगे, आंसर हमेशा सेम आएंगे, सही आएंगे आंसर। और एग्जाम से मैच भी कर जाएंगे। ठीक है, एग्जाम से मैच भी कर जाएंगे। तो यहाँ पर C1 डैश, C1 डबल डैश, C2 C3 की वैल्यू तुम लिख लेना, कोई इशू नहीं है मुझको। ठीक है, यहाँ तुम कर सकते हो आगे। ये पार्ट तुम्हें करना है, C1 डैश का वैल्यू, C2 डैश, C2 C1 डबल डैश, C3 का वैल्यू तुम लिख सकते हो। मुझे पूरा तुम पे विश्वास है। अब कुछ बच्चे ना इसको ऐसा बना देते हैं, या कुछ बुक्स में भी ऐसा बना होता है कि यार ये पूरा एक कैप्सूल तो ऐड कर जाएगा, फिर ये दो अलग पार्ट हो जाएंगे। अरे भाई, क्या यहां पर आप अलग कर सकते हो क्या? नहीं, ये सरफेस बाउंड्री है, ना कि कोई मेटालिक प्लेट। मेटालिक प्लेट होती तो बात अलग होती ना। यहां पर आप अलग नहीं कर सकते, इसलिए ये आंसर भी क्या बेटा? गलत है। जो बच्चे अगर ये बना रहे होंगे तो वो भी गलत होगा। तो जैसे सिखा रहा हूं वैसे अगर करोगे तुम्हारा आंसर हमेशा सही आएगा। आंसर लाना है, ये तरीका बेस्ट है। दो पार्ट में डिवाइड करके लिख के आगे बढ़ जाओ। ठीक है?
तो मैं सवाल दे रहा हूं तुम्हें करने के लिए फिर से एक। बेसिकली आई एम गिविंग अ क्वेश्चन नाउ टू सॉल्व। आंसर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया जाता है, आप भी ऐसी बातें कर रहे हैं। दिस इज योर K1, दिस इज योर K2 एंड इट इज योर K3। बताओ भाई इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम कैसा कैसे बनेगा। ट्राई टू ड्रॉ इट, ट्राई टू ड्रॉ दिस इक्विवेलेंट सर्किट इसका। कॉपी बना लो अपनी, बस दिखाना नहीं है मुझको, मेरे से चेक करना आप। कॉपी बनाने के बाद डन कर देना, बस कॉपी बनाने के बाद डन कर देना, मेरा आंसर चेक कर लेना। मैं इतना स्क्रीन को पॉज कर रहा हूं, इतना मैं स्क्रीन को पॉज कर दिया। लेट्स सी कितने लोगों ने बनाया होगा। अगर बना लिया हो तो मुझे बता देना आप। बेटा वो वैल्यू वैल्यू तो तुम बाद में कर लेना, स्प्लिट, उसमें कोई इशू नहीं है मेरे को। तुम तो खाली सर्किट बना दो इस टाइप से। क्या तुमने यही बनाया क्या? बोलो भाई। क्या चार्ज गया, बंटवारा तो करना ही नहीं, यहां कर दो। और यहां चार्ज आया, एक पार्ट दो पार्ट, और फिर ऐड हो गया चला गया। बोलो जी बोलो। ये आया, सीधा गया, चला गया, यहां पे चला, ये दो आया इधर चला गया। ठीक है भाई, कितनों का सही है? जितनों का सही है वो फटाफट से लाइक बटन प्रेस करते हैं, मतलब उनको टॉपिक समझ में आ गया है, वो आगे बढ़ सकते हैं। अब वो C1 C2 C3 की वैल्यू तुम अपने आप लिख लेना बेटा, ठीक है ना। ये A1 लिख लो, इसे A2 लिख लो, एंड ये डिस्टेंस कितना है D है, और ये डिस्टेंस आप लिख लीजिए D/2, मान लो D/2। तो आप आगे सॉल्व कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। चलो यार बस यहीं पर आगे चलते हैं फिर। अब तो अपना नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक एट कांस्टेंट चार्ज। इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक एट कांस्टेंट चार्ज, मतलब आप एक डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट कर रहे हो एट कांस्टेंट चार्ज। अंशिका, जो आपका डाउट है ना, मैं क्लास के बाद ले लूं, ठीक है बेटा। क्लास के बाद आप मुझसे ज्यादा डाउट पूछे ना, मैं बता दूंगा। और वैसे आंसर है नहीं कर सकते, रीजन बाद में बता दूंगा, ठीक है। देखो सवाल क्या दिया, अब क्या करना है हमको। वी हैव टू इंसर्ट अ डाइलेक्ट्रिक, we have to insert a dielectric in a capacitor. We have to insert a dielectric in a capacitor. देखो जी, ये हमारे पास डाइलेक्ट्रिक एक, इट इज अ डाइलेक्ट्रिक ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। इट इज अ डाइलेक्ट्रिक ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। तो लिख लो, मैं फटाफट से फिगर बना देता हूं तुम्हारे लिए। लाल लाल कलर का हमारे सामने एक डाइलेक्ट्रिक आता हुआ। ये जो डाइलेक्ट्रिक है, इस डाइलेक्ट्रिक को हम कहां लेके आ रहे हैं बेटा? नीचे लेके आ रहे हैं, ठीक है। अब आप ध्यान ध्यान से समझना, समझोगे या फिर रटोगे, तो एक बार दोनों कैटेगरी समझाने की ना। क्या इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा? कांस्टेंट चार्ज दे रखा है, मतलब कभी भी चार्ज की वैल्यू चेंज नहीं होगी, कभी भी वैल्यू चार्ज की चेंज नहीं होगी, क्यों? चार्ज कांस्टेंट है, ध्यान से देखना। अब बेटा ये डाइलेक्ट्रिक को जैसे ही हम अंदर इंसर्ट करेंगे, as soon as this dielectric is being inserted inside, as soon as this dielectric will be inserted inside, क्या यहां पर एक इंड्यूस चार्ज आएगा? माइनस 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 माइनस। कि यहां पर प्लस साइन आने शुरू होंगे? जल्दी बताओ, क्या मैं सही लिख रहा हूं, गलत दिख रहा हूं? प्यारे बच्चों, क्या प्लस की वजह से माइनस आने शुरू होंगे? क्या माइनस की वजह से प्लस आने शुरू होंगे? हाँ सर। क्या बेटा ये माइनस चार्ज प्लस खींचेगा कि मेरे पास जल्दी आ? क्या ये दोनों भी प्यार करेंगे कि तू भी मेरे पास जल्दी आ?
तो बेटा ये दोनों ही खींचे खींचे आएंगे, तो क्या एकदम से तेजी से फोर्स लगती हुई नीचे आएगी नहीं आएगी? सोचो, क्या एकदम से बड़ी तेजी फोर्स आएगा, अट्रैक्टिव फोर्स आएंगी, इधर की भी अट्रैक्टिव फोर्स, इधर की भी अट्रैक्टिव फोर्स, और नीचे की तरफ एकदम से आएगा ये? बट मैंने क्या किया, मैंने यहां पर एक एक्सटर्नल फोर्स लगा दी। मैंने क्या लगानी पड़ी, इसलिए एक्सटर्नल फोर्स लगा दी। बताओ क्यों लगाई होगी एक्सटर्नल फोर्स? सोचो एक्सटर्नल फोर्स क्यों लगाई होगी? जिससे कि ये तेजी से ना एकदम स्लोली 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 नीचे जाए। स्लोली स्लोली इंसर्ट करूं। कैसे इंसर्ट करूं? स्लोली स्लोली इंसर्ट करूं, ना कि तेजी से। क्या ये चीज क्लियर हुई बेटा? तो मैं यहां पर, जिससे कि एकदम बहुत ही फास्टली ये मूव ना करके बाहर ना निकल जाए, है ना, एकदम बहुत ज्यादा एक्सेलरेशन आएगा, सॉरी बहुत ज्यादा फोर्स आएगा तो एक्सेलरेशन भी आएगा, ऑब्वियसली बात है यार, नीचे जाएगा। तो हमने क्या किया, धीरे धीरे से लाने के लिए हम एक्सटर्नल फोर्स पकड़ के रखते हैं। मतलब क्या कर रहे हैं, कायदे से समझो, समझना जरा तुम ना। तो समझो कि मेरे पास ये रिमोट है, ये जाना तो रिमोट का नीचे है, रिमोट वांट टू गो डाउन, एकदम तेजी से जाएगा, ऐसे ऐसे छोड़ूंगा तो एकदम तेजी से जाएगा, बट मैंने हाथ से पकड़ लिया ऊपर की तरफ और जा ये नीचे ही रहा है, पकड़ा हुआ है ऊपर की तरफ, खींच रहा हूं मैं, देखो इसको, देखो मैं खींच रहा हूं इसको, देखो है ना, खींच रहा हूं, ऊपर खुल भी गया ये, मैंने पकड़ा हुआ है इसको, बट फिर भी ये जा नीचे रहा है। तो मैंने हाथ से एक्स्ट्रा फोर्स लगाई, तो ऐसे में क्या हुआ, धीरे धीरे मूव किया ये कैसे मूव किया प्यारे बच्चे? धीरे धीरे मूव किया। क्या ये समझ में आया तुमको? अब क्लियर हो गया स्लोली स्लोली का चक्कर क्या है ये? हाँ भाई, ये सुनो, ठीक है सर। अब देखो यहां पर, इससे मतलब धीरे धीरे नीचे जाएगा। अब तो हमें सवाल देखने, यहां पर सवाल, तो सवाल क्या होते हैं, धीरे धीरे पूरा अंदर आ जाएगा, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा बेटा, अंदर की तरफ आ जाएगा आपका। ठीक है गाइस? उसको ड्रॉ ढंग से ड्रॉ कर लेते हैं। अरे क्या हो गया भाई, नाराज हो गया है, कह रहा है कि तुम क्या कर रहे हो, इतना बच्चों पढ़ा रहे हो ऐसे माहौल में, थोड़ा रेस्ट दो। ऐसा क्या? मुझे लगता है कि ना एक्टिविटी गेम खेलना चाहिए हम लोगों को, थोड़ा फन करना चाहिए। अब फन कैसे करेंगे यार? अब जरा देख यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं तुमसे। ये तो तुम्हें कंसेप्ट समझ में आ गया कि हमने एक्सटर्नल फोर्स क्यों लगाई है। अब कंसेप्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछते हैं। पहला क्वेश्चन बेटा, यहाँ पर सी इनिशियल का वैल्यू कितना था, इनिशियली सी का वैल्यू कितना था? क्या एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, और सी फाइनल कितना हो जाएगा, डायरेक्ट्रिक आ जाएगा, क्या एप्सिलॉन नॉट ए के बाई डी? बोलो भाई। तो यहां पर सी फाइनल सी इनिशियल के बीच में क्या ये वाला साइन आएगा, यस और नो? अरे बोलो भाई, क्या ये वाला साइन आएगा नहीं आएगा? क्या सी फाइनल सी इनिशियल से बड़ा होगा, क्या मतलब कैपेसिटेंस का वैल्यू इंक्रीज करेगा? तो मतलब क्या हुआ बेटा, ऑन इंसर्टिंग अ डाइलेक्ट्रिक एट अ कांस्टेंट चार्ज द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस विल इंक्रीज। ऑन इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक एट अ कांस्टेंट चार्ज द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस विल इंक्रीज। ठीक है भाई, कैपेसिटेंस क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। सेकंड पार्ट में तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, अब तुम लोग मुझे आंसर दोगे। पोटेंशियल के बारे में बताओ, पोटेंशियल इस कैपेसिटेंस के अक्रॉस पोटेंशियल कम होगा या फिर सेम रहेगा या इंक्रीज हो जाएगा? तुम्हें आंसर देने हर बार इंक्रीज, डिक्रीज, सेम, ये तीन ऑप्शन के अलावा औकात नहीं आंसर रहता है। आपको सोच के बताना है पोटेंशियल पर क्या फर्क पड़ेगा, पोटेंशियल पोटेंशियल सोच के बताना पोटेंशियल पे। तो उसके लिए फॉर्मूला लगाते हैं, Q इक्वल्स टू सी वी एंड V इक्वल्स टू क्यू बाई सी, और दे रखा है हेडिंग में, देखो हेडिंग में दे रखा है कांस्टेंट चार्ज, हेडिंग में दे रखा है बच्चे कांस्टेंट चार्ज। तो कांस्टेंट चार्ज है, सी का वैल्यू बढ़ रहा है तो V का वैल्यू घट जाएगा, दैट इज डिक्रीज। तो ऐसे सवाल अब करने अपने को, दैट इज डिक्रीज। तो आप फटाफट से अपनी स्पीड इंक्रीज करते हुए क्वेश्चन करें। तो अगला सवाल आपके सामने, एनर्जी इन कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। अलीम अहमद, आप जरा ये समझे बेटा, यहां पर कैपेसिटर आपने इंसर्ट किया तो फॉर्मूले में एप्सिलॉन नॉट ए के बाई डी बन गया फाइनली, और के का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होता है, तो क्या ये वैल्यू बड़ी हो गई? डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने का फायदा इकलौता ये होता है कि आप वैल्यू क्या करेंगे, कैपेसिटेंस इंक्रीज कर देंगे, तो इसलिए इंक्रीज हो गया। ठीक है अलीम अहमद साहब, अलीम तुम्हें समझ में आ गया बेटा?
चलो भाई फिर, तो एनर्जी कैपेसिटर में क्या कैसे करोगे भाई, एनर्जी कैपेसिटर। तो पहली बात फॉर्मूला सोचो कौन सा लगाओगे एनर्जी का। एनर्जी का फॉर्मूला रहेगा क्यू स्क्वायर बाय टू सी, क्योंकि कांस्टेंट चार्ज है, क्यू स्क्वायर टू सी। सी की वैल्यू बढ़ रही है तो एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज, एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज। यहां पर हाफ सी बी स्क्वायर मत लगा देना, क्योंकि सी भी चेंज हो रहा है, बी भी चेंज हो रहा है, सी भी चेंज हो रहा है, बी भी चेंज हो रहा है, तो कैसे आंसर निकालें, एक बढ़ रहा है एक कम हो रहा है। तो उसके लिए आप एक कंपैरिजन करने के लिए क्यूब का कांस्टेंट लेके आओ चार्ज। यही गलतियां होती है एग्जाम में, और एग्जाम के ही क्वेश्चन है सारे। अगला क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या फर्क पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड विल इंक्रीज और डिक्रीज, इलेक्ट्रिक फील्ड विल इंक्रीज और डिक्रीज। डाइलेक्ट्रिक के आने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ेगी कम होगी, सोच के बोल रहा, सोच के। वैक्यूम के कंपैरिजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डाइलेक्ट्रिक के साथ कम होगी बढ़ेगी। तो जब वैक्यूम था तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनिशियली, जब वैक्यूम था, वैक्यूम, तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट था, और ई फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइनल मतलब डाइलेक्ट्रिक के साथ, याद करो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कितना होता, सिग्मा बाय के एप्सिलॉन नॉट। तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू क्या हो गई बेटा, डिक्रीज हो गई ना बेटा, के नीचे आ गया, के वैल्यू बड़े मतलब बड़ी क्वांटिटी से डिवाइड कर दिया तो छोटा हो गया, तो डिक्रीज हो गया भाई। डाइलेक्ट्रिक के आने की वजह से वैक्यूम के कंपैरेटिवली इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हुई थी ना, कल भी फॉर्मूला पढ़ाया था मैंने आपको। ऐसे जवाब मत दो भाई, मुझे डर लग जाता है। मैंने पढ़ाया वो बच्चा ऐसे जवाब देगा तो कैसे काम चलेगा भाई। फोर्स बिटवीन कैपेसिटर प्लेट्स, हाँ भाई, इंक्रीज डिक्रीज सेम, इंक्रीज डिक्रीज सेम। फोर्स बिटवीन कैपेसिटर प्लेट्स, देखता हूं कितने लोग पढ़ते हैं मेरा लेक्चर घर में जाके। फोर्स बिटवीन कैपेसिटर प्लेट्स, अर्पित का आंसर सही है, प्राची का भी आंसर सही आया। और कौन है, फोर्स बिटवीन कैपेसिटर प्लेट्स, श्रवणी का भी आंसर सही है, जानवी गलत है। बेटा तुम ना फोर्स का फॉर्मूला लगाओ जरा, कितना होता है फोर्स का फॉर्मूला, क्या क्यू स्क्वायर बाय टू ए एप्सिलॉन नॉट। कांस्टेंट चार्ज में फोर्स का मैंने फॉर्मूला बताया था, कौन सा लगाओगे कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में, क्यू स्क्वायर बाय टू ए एप्सिलॉन नॉट। क्यू कांस्टेंट, ए कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, तो ये तो कांस्टेंट वैल्यू हो गई, नो इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक। फॉर्मूले ही लगाने, तभी तो मैं इतना धीरे धीरे तुम्हें समझाते हुए चल रहा हूं यार, नहीं तो मैं भी तेज भगा के खत्म कर दूं चैप्टर, फायदा क्या, रिजल्ट ही नहीं आएगा तुम्हारा। और तुम मेरी तारीफ इतना करोगे यार सर तो बहुत फास्ट पढ़ाते हैं, मजेदार पढ़ाते हैं, पर रिजल्ट तुम्हारा नहीं आएगा। थोड़ा सोच समझ के आंसर देना है, तुक्का नहीं मारना होता बेटा, यू हैव टू सॉल्व। सॉल्व कैसे, फोर्स का फॉर्मूला लिखो, कौन सा कांस्टेंट चार्ज पे लिखवाया था, क्यू स्क्वायर बाय टू वे एप्सिलॉन नॉट लिखो, समझे। अरे बोलो, अरे बोलो। चलो तो आगे मूव करते हैं, तो लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ। इसमें किसी भी पार्ट में दिक्कत हो जल्दी से पूछ लो, नहीं तो मैं आगे मूव कर जाऊंगा। मैंने तुम्हें पहले भी बोला है, नीट एग्जाम अगर तुम्हें क्रैक करना है तो एक तपस्या है, तपस्या, उस तपस्या में तुम्हें भुनना पड़ेगा, ठीक है ना, उस तपस्या में भुनना पड़ेगा। अपन पॉपकॉर्न खाना अच्छा लगता है अपने को, पॉपकॉर्न कैसे बनता है भाई, जब गरम गरम आपका वो जो नमक होता है उसमें आप भुना जाता है एकदम, तब निकलता है। मतलब कि तुमको ही भुनना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, तब जाके इतना प्रेस्टिजियस एग्जाम तुम्हारा क्लियर होगा बेटा, ये मैं बता दूं आपको। हल्के में मत लेना बेटा, 16 लाख बच्चे पेपर देते हैं, और मुझे एक्सपीरियंस है कि, कि आप कैसे मात खा सकते हो, ठीक है ना। चलो
अब जीशान पूछ रहा है सर एफ एक्सटर्नल का वैल्यू कितना होगा। बेटा जीशान एफ एक्सटर्नल वैल्यू कितना होगा भाई, धीरे धीरे फोर्स आएगी, वो फोर्स जब होगी उसी के बराबर रखेंगे, स्लोली स्लोली लेके आना है, तो फोर्स बिटवीन कैपेसिटर प्लेट्स के बीच बराबर ही। और वैसे भी इस फोर्स का वैल्यू मैं तुम्हें फाइंड आउट करवाऊंगा, अभी रुके रहो, इस फोर्स का वैल्यू मैं धीरे धीरे फाइंड आउट करवाऊंगा, अभी रुके रहना, ठीक है ना, क्योंकि वेरिएबल फोर्स होगी, धीरे धीरे समझ में आएगा। तो नेक्स्ट क्लास में टॉपिक यही है हमारा, फोर्स ऑन डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। कहां गया लड़का जीशान, ये टॉपिक तुम्हें नेक्स्ट क्लास में पढ़ाया जाएगा बेटा। यस, फोर्स कांस्टेंट रहेगा इनिशियली फाइनली भी। बेटा देख, इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक एट कांस्टेंट वोल्टेज, अब डाइलेक्ट्रिक को आप इंसर्ट कर रहे हो बट एट ए कांस्टेंट वोल्टेज। but now at a constant voltage V। देखो तुम क्या कर रहे हो, डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर रहे हो। what are you doing, you are trying to insert a dielectric in a capacitor with a constant voltage, with a constant voltage, ओके इसका कांस्टेंट हो गया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब एट कांस्टेंट वोल्टेज सारे सवाल सेम रहेंगे, सोच सोच के जवाब देना, ठीक है ना। पहला पार्ट, कैपेसिटेंस का वैल्यू इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा, कैपेसिटेंस का वैल्यू इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा, जल्दी 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 आंसर दो, जल्दी जल्दी। ना ना ना, ये वो है करण जौहर का कॉफी विद करण, तो कॉफी विद मोहित सर, खटखट आंसर। कैपेसिटेंस का वैल्यू अरे भाई के आएगा, अगर डायरेक्ट आएगा तो कैपेसिटेंस वैल्यू इंक्रीज ही करेगा। सी इनिशियल कितना होता था, एप्सिलॉन ए बाई डी, सी फाइनल कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन ए के बाई डी, दैट इज सी फाइनल ग्रेटर देन सी इनिशियल है, तो सी का वैल्यू इंक्रीज कर गया, खत्म कहानी, वही सेम कहानी है ना। चलो भाई सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट, चार्ज ऑन कैपेसिटर प्लेट्स इंक्रीज डिक्रीज सेम, चार्ज ऑन कैपेसिटर प्लेट्स इंक्रीज डिक्रीज या फिर सेम, कैपेसिटर ऑन सॉरी चार्ज ऑन कैपेसिटर प्लेट्स इंक्रीज डिक्रीज और सेम, खट से आंसर। अरे यार Q इक्वल्स टू सी वी, और C का वैल्यू बढ़ गया तो Q का वैल्यू बढ़ जाएगा, क्योंकि V तो कांस्टेंट है, तो इंक्रीज, यहां भी इंक्रीज लिख लो। और नहीं तो ना एक चीज और, यहां पर एक चीज और निकाल सकते हो तुम, कितना टाइम इंक्रीज हो गया, K टाइम इंक्रीज, देखो कितना टाइम इंक्रीज हो गया, K टाइम इंक्रीज, यहां पर भी कितना टाइम इंक्रीज हो जाएगा, K टाइम इंक्रीज। ये समझे K टाइम कितना कैसे भाई, Q इनिशियल वाज इक्वल टू CV और Q फाइनल कितना हो गया, KCV, दैट्स व्हाई। ये सब सवाल पूछे जा चुके हैं छोटे छोटे टुकड़ों में। थर्ड क्वेश्चन, एनर्जी इन कैपेसिटर, वही सेम एनर्जी इन कैपेसिटर, बताओ भाई इंक्रीज डिक्रीज सेम। एनर्जी का फॉर्मूला क्या लगाओगे कांस्टेंट वोल्टेज का, एनर्जी का फॉर्मूला क्या लगाओगे कांस्टेंट वोल्टेज का, हाफ CV स्क्वायर, तो हाफ CV स्क्वायर, और तुम्हारा V कांस्टेंट है बट C तो इंक्रीज कर रहा है, C इंक्रीज कर रहा है, V कांस्टेंट है, तो एनर्जी भी क्या करेगी बेटा, इंक्रीज। तो इस केस में एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर क्या कर जाएगी बेटा, इंक्रीज। चलो जी फोर्थ पॉइंट, प्यारे बच्चों फोर्थ पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स, ऑप्शन ए इंक्रीज, ऑप्शन बी डिक्रीज, ऑप्शन सी कांस्टेंट, ऑप्शन डी खतरनाक।
सवाल आपको मार्क करना है पोल पर. यू हैव टू मार्क योर आंसर ऑन द पोल. प्लीज मार्क योर आंसर ऑन द पोल. सब लोग पोल पे आंसर मार्क कर दो जल्दी से. प्लीज मार्क योर आंसर्स ऑन द पोल. चलो मैं करवाता हूं इसको अब. सी द रिजल्ट्स ऑन योर स्क्रीन. लेट्स सी हाउ टू सॉल्व ना. ये अच्छा क्वेश्चन है, एक बार देखो, बढ़िया क्वेश्चन है ये. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, अच्छे ही होते हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट पूछा है. इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है क्या है, कैसे निकालते हैं? क्या पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस प्लेट्स डिवाइड में डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स. यस और नो फॉर्मूला सही है क्या? क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू वी बाई डी. अब जरा सोच के बताओ, वी भी कांस्टेंट और डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स भी कांस्टेंट, तो फाइनली आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी क्या होगा बेटा? कांस्टेंट. अरे सर ये क्या कर दिया बेटा? तेरे सामने है फॉर्मूला बेटा, तेरे सामने फॉर्मूला है, तेरे सामने है फॉर्मूला. बस नजरिए की बात है. तो काफी बच्चों का सही था, वेरी गुड. नेक्स्ट सवाल आपके बीच, नेक्स्ट सवाल आपके बीच बच्चों. तुम क्या एंजॉय कर रहे हो या घुटनों में दर्द हो रहा है? सर घुटनों में दर्द क्यों पूछ रहे हो आप बेटा? वो धीरे धीरे ब्रेन घुटनों में चला गया ना अपना, ऐसे. ओह तो भाई फोर्स बिटवीन प्लेट्स, फोर्स बिटवीन प्लेट्स इंक्रीज डिक्रीज कांस्टेंट, वही सवाल है सारे. इंक्रीज डिक्रीज कांस्टेंट तुम्हारे ऊपर. फोर्स बिटवीन प्लेट्स, फोर्स बिटवीन प्लेट्स F इक्वल्स टू सी स्क्वायर वी स्क्वायर बाय 2a एप्सिलॉन नॉट. तो क्या C इंक्रीज करेगा तो क्या फोर्स का वैल्यू भी इंक्रीज कर जाएगा? तो यहां फोर्स का वैल्यू क्या कर गया बेटा? इंक्रीज कर गया. तो ये फोर्स का वैल्यू क्या कर गया? इंक्रीज कर गया. अब बेटा एक चीज बताओ, कितने टाइम इंक्रीज किया? फोर्स का वैल्यू कितने टाइम इंक्रीज किया वो बताना है आपको. द वैल्यू ऑफ फोर्स इंक्रीज्ड बाय हाउ मच? हाउ मच? कितने टाइम? हाँ अरे गांव वालों क्या क्या बोलते हो तुम? फोर्स इनिशियल निकालो. क्या सी स्क्वायर वी स्क्वायर बाय 2a एप्सिलॉन होता, और क्या फोर्स फाइनल निकालोगे तो सी की जगह के सी आएगा. तो क्या के स्क्वायर सी स्क्वायर वी स्क्वायर बाय 2a एप्सिलॉन होगा. तो क्या के स्क्वायर टाइम, 2 टाइम कहां से आ गया? आंसर विल बी के स्क्वायर टाइम गाइस. के स्क्वायर, के स्क्वायर नॉट 2 टाइम्स. के स्क्वायर वाले बिल्कुल सही है, 2 टाइम्स वाले थोड़ा दिक्कत आ गया बेटा. ठीक है गाइस, अरे बोलो. तो विद दिस आज का लेक्चर यहीं खत्म करेंगे. आपको क्लास अगर पसंद आई हो, कंसेप्ट बने हो दिमाग में, तो प्लीज इस पोल पे आंसर करिएगा. एंड ऑल्सो डायलेक्ट्रिक खत्म हो गया, डायलेक्ट्रिक का छोटा सा पार्ट बचा है हमारा, और हम नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा पढ़ेंगे आपका इलेक्ट्रोस्टैट्स का बेसिक भी आपको याद करके आना है. पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते हैं स्पीड से केस में, तो थोड़ा सा पढ़ के आओगे तो फायदा मिलेगा आपको. ठीक है, और मैं आपको बता दूं थोड़ा पढ़ कर आया करो प्लीज. विदाउट रिवीजन यू विल नॉट एबल टू सक्सीड. ठीक है गाइस, तो आज के इतना ही. थैंक यू.